सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम हाइड्रोजन डेरिवेटिव के लेक्चर नंबर 5 में आ चुके हैं। ठीक है, और लेक्चर नंबर 5 में मैं आपको बता रहा हूँ कि लेक्चर नंबर 4 के एंडिंग में मैंने जो आपको होमवर्क दिया था उसके आंसर्स क्या होंगे वो मैं सारे डिस्कस करूंगा। तब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से दोनों भी मैकेनिज्म से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है ना, विच करस्पॉन्ड्स टू मार्कोनिक्स ओवररूल एंड एंटी मार्कोनिक्स ओवररूल रिस्पेक्टिवली, आपने बहुत अच्छे से लर्न किया होगा। ऐसा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने नहीं भी किया है तो कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। चलिए, तो मैं होमवर्क जो है उसको डिस्कस करते हुए चलता हूँ। मैंने आपको होमवर्क दिया था कुछ क्वेश्चंस, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि हमको क्या बनाना है। वी वांट टू ऑब्टेन 1 ब्रोमो ब्यूटेन फ्रॉम ब्यूट-1-इन। ये क्वेश्चन था कि आपको 1 ब्रोमो ब्यूटेन ऑब्टेन करना है फ्रॉम ब्यूट-1-इन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ये हो जाएगा रिएक्टेंट और ये हो जाएगा प्रोडक्ट, क्योंकि इसको ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो देखिए रिएक्टेंट हो गया ब्यूट-1-इन, तो देखिए CH3 है ना। अगर मैं ब्यूट-1-इन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो मुझे कुछ इस तरह से मिलता है कि ये जो है कंपाउंड, इसका नाम है ब्यूट-1-इन। ठीक है, अब इसी ब्यूट-1-इन से मेरे को कन्वर्ट करना है और बनाना है, क्या बनाना है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो देखिए CH3 CH2, सबसे पहले तो मैं स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर लूंगा ना, कि यहाँ पर 1 पर क्या आएगा, ब्रोमीन आएगा, तो यहाँ CH2 होता है इस तरह से। तो अब मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। इस कार्बन पर हाइड्रोजन आ रहा है और इस कार्बन पर ब्रोमीन आ रहा है। इसका मतलब मुझे इसमें क्या ऐड करना चाहिए, है ना, एक हाइड्रोजन की जरूरत है, एक ब्रोमीन की जरूरत है, यानी HBr ऐड करना चाहिए। ठीक है, पर मुझे तो पता है कि ये जो अल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल है, और जब भी हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को ऐड करते हैं तब जो नेगेटिव पार्ट होता है वो वहां पर जाकर अटैक करता है, उस कार्बन पर जाकर अटैक करता है जिसके ऊपर हाइड्रोजन एटम्स कम है। तो यहाँ देखिए एक ही हाइड्रोजन है और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो ये जो ब्रोमीन है वो यहाँ की तरफ जाकर ज्यादा अटैक करेगा। सही है, इसका मतलब ये वाला जो कंपाउंड बनेगा, यानी जो ब्रोमीन है वो 2 डिग्री पे आना चाहिए, पर आपको जो प्रोडक्ट पूछा है वो तो 1 डिग्री पे आ रहा है। इसका मतलब आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो मार्कोनिक ओवररूल के हिसाब से माइनर प्रोडक्ट होगा। और मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको कुछ प्रिपेयर करने बोला है तो हमेशा वो मेजर प्रोडक्ट ही अज्यूम किया जाता है। तो आपको चाहिए ये मेजर प्रोडक्ट में, पर आपको पास मार्कोनिक ओवररूल से आ रहा है वो माइनर प्रोडक्ट में। ठीक है, तो बताइए मुझे इसमें क्या करना चाहिए। अगर ये ब्रोमीन वहां जाता जहां हाइड्रोजन एटम ज्यादा है तो ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता, और ये रूल कौन सा था, ये रूल था एंटी मार्कोनिक्स ओवररूल। अब याद करिए, एंटी मार्कोनिक्स ओवररूल कब चलता है, जब आपके पास में HBr होता है। देखिए है HBr, और साथ में हमारे पास में होता है पेरोक्साइड। तो यहाँ पर मैं एरो पे सिर्फ एक पेरोक्साइड लिख दूंगा। मैं सिर्फ पेरोक्साइड भी लिख सकता हूँ, स्पेलिंग में पेरोक्साइड लिख सकता हूँ, या तो फिर मैं H2O2 ऐसा भी कर सकता हूँ। ठीक है, हीट करिए तो भी चलेगा, नहीं बताएंगे तो भी चलेगा। अब ये पेरोक्साइड ऐड करने की वजह से यहाँ पर जो रूल फॉलो होने लगा है वो है एंटी मार्कोनिक ओवररूल, और उसी के हिसाब से ये वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इसके नीचे मुझे लिखना चाहिए कि ये मेजर प्रोडक्ट है, और इसका नाम भी लिखना चाहिए कि ये हो जाएगा जो यहाँ पर दिया हुआ है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, या फिर अगर मैं इसका, ये तो IUPAC नेम है, अगर मैं कॉमन नेम लिखूं इसका तो हो जाएगा N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इस तरह से कुछ। ठीक है, तब जाके जो ये मेरा रिएक्शन है वो पूरी तरह से कंप्लीट होगा। ठीक है, इसके अंदर और भी एडिशनल क्वेश्चन पूछ सकता हूं, जैसे व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो बताइए, एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो हो रहा है तो मैकेनिज्म क्या होगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो रिएक्शन है आपने जो लिखा हो और मैंने जो लिखा हो एग्जैक्टली सेम हो। ठीक है, अगर आपने कुछ गलती की है, कुछ भूल गए हैं लिखना, तो प्लीज क्रॉस चेक करके सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि हाउ विल यू प्रिपेयर 2 ब्रोमो ब्यूटेन फ्रॉम ब्यूट-2-इन, ऐसा ही क्वेश्चन था। या फिर इसका उल्टा बोला होगा कि मैं कन्वर्ट ब्यूट-2-इन इनटू 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ऐसा ही पूछा होगा, बट क्वेश्चन तो यही था। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है ब्यूट-2-इन से। तो ब्यूट-2-इन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा कि CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो बन रहा है ब्यूट-2-इन का, है ना। इसको आपको कन्वर्ट करना है और क्या बनाना है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो देखिए 2 ब्रोमो ब्यूटेन का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो वो कुछ इस तरह से आ रहा होता है। सही है, पहले आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, फिर सोचना है कि देखिए डबल बॉन्ड है उसका सिंगल बॉन्ड हो रहा है, इस कार्बन पर H आ रहा है, इस कार्बन पर ब्रोमीन आ रहा है, तो आपको एक H की जरूरत है, एक Br की जरूरत है, इसलिए HBr ऐड करेंगे।
अब यहाँ पर देखिए ये जो है वो सिमेट्रिकल अल्कीन है। अगर अल्कीन सिमेट्रिकल है तो फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मेजर माइनर प्रोडक्ट्स ऐसा कुछ बनता ही नहीं है, एक ही प्रोडक्ट बनता है और ये वाला, ठीक है। अगर मेजर माइनर या फिर दो प्रोडक्ट्स बनते हैं तो हम सोचते हैं कि मार्कोनिक रूल से हमको कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनाना है या एंटी मार्कोनिक रूल से कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनाना है, बट एनीवे यहाँ पर कुछ फॉलो होने वाला नहीं है। अगर आप यहाँ पर पेरोक्साइड डाल भी देंगे तो भी यही प्रोडक्ट बन रहा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिएक्शन बहुत सिंपल लगा होगा। इसको हीट कर दीजिएगा, इसका नाम बन जाएगा जो ऑलरेडी दिया हुआ है IUPAC नेम में, दैट इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन। लेकिन अगर आपसे कोई कॉमन नेम पूछे तो आप कहेंगे सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों भी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। लेट अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चन दैट वाज गिवन इन द होमवर्क इन द मेन क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज, तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि कन्वर्ट मीथेन इनटू मिथाइल क्लोराइड, इस तरह से। तो मीथेन को मिथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है, यानी मीथेन जो है वो अपना रिएक्टेंट हो जाएगा। तो मुझे लिखना चाहिए यहाँ पर मीथेन दैट इज CH4, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मिथाइल क्लोराइड में। तो इसका आंसर आएगा CH3Cl, ये होता है मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे। तो अब मुझे इनका नाम लिखना चाहिए, इसी के नीचे मैं इसका नाम लिख दूंगा कि ये जो है वो मीथेन है, करेक्ट है। और ये जो कंपाउंड है इसका कॉमन नेम दिया गया है दैट इज मिथाइल क्लोराइड। और IUPAC नेम तो आप लिख ही सकते हैं इसका, कि IUPAC नेम में हो जाएगा क्लोरोमीथेन, ठीक है। अब कन्वर्ट कैसे करें, तो देखिए आप देख सकते हैं रिएक्टेंट अल्केन है और अल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाना है ना। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाना चाहिए और एक क्लोरीन आ जाना चाहिए, ठीक है। तो उसलिए मैं यूज कर रहा हूँ 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्यों 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन जो हटने वाला है वो एक क्लोरीन के साथ जा करके HCl बना रहा होगा, ठीक है, जो साइड प्रोडक्ट में निकल जाएगा। और एक यहाँ पर CH3 हो जाएगा और उसके ऊपर यहाँ पर बचा हुआ एक Cl चिपक जाएगा, तो CH3Cl। अब आप जानते हैं जब आप क्लोरीन डालते हैं तो इस प्रोसेस को हमें कहना चाहिए क्लोरीनेशन। क्या कहना चाहिए, क्लोरीनेशन। मैंने आपसे बताया था कि हैलोजिनेशन जब हम करते हैं तो फ्लोरिनेशन बहुत फास्ट एक्सप्लोसिव होता है, क्लोरीनेशन पॉसिबल है, ब्रोमिनेशन पॉसिबल है, आयोडीनेशन स्लो होता है, रिवर्सिबल होता है। तो फ्लोरिनेशन तो हम कर ही नहीं सकते। क्लोरीनेशन करने के लिए हमको यहाँ पर क्या चाहिए होता है, जब भी हम क्लोरीनेशन करता है तो याद रखिएगा जो मैकेनिज्म चल रहा होगा वो होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि H हट रहा है और Cl आ रहा है इस प्रोडक्ट के अंदर, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एडिशन नहीं हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जब भी हम करते हैं, तो जब भी हम फ्री रेडिकल वर्ड यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या यूज करना चाहिए, फ्री रेडिकल जनरेटिंग एजेंट, यानी कौन, यूवी लाइट, सनलाइट, पेरोक्साइड, ये सारे एजेंट जो होते हैं वो काम आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे यूवी लाइट यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं डिफ्यूज्ड सनलाइट ऐसा लिखूं तो भी चलेगा, या फिर मैं पेरोक्साइड लिखूं तो भी चलेगा, या फिर मैं हाई टेम्परेचर पे हीट कर दूं तो भी चलेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि सभी कंडीशंस आपको याद होगी और किसी भी एक कंडीशंस को मुझे यूज करना है तो मैं जनरली U.V लिखता हूं ताकि मुझे लिखना कम पड़े, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये कंपाउंड क्रिएट कर दिया, ये रिएक्शन मेरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। पर यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसका एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है इसका, ड्रॉबैक ये है कि जो रिएक्शन है ना, डज नॉट स्टॉप एट मोनो हैलोजन डेरिवेटिव स्टेज। ये जो रिएक्शन है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव स्टेज पर रुकता नहीं है, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता है और हमको एक मिक्सचर मिलता है जिसमें मोनो हैलोजन, डायहालोजन, ट्राइहालोजन और टेट्राहालोजन कंपाउंड्स होते हैं। तो मुझे इस रिएक्शन को अगर मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ज्यादा से ज्यादा बनाना है तो क्या करना चाहिए, ये भी मैंने आपको लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ठीक है, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव पे स्टॉप नहीं होता है, इसका ड्रॉबैक है। मैं पूरा ड्रॉबैक तो नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ याद दिलवा रहा हूँ आपको कैसा होगा। तो मैंने उसमें आपको उसका रेमेडी भी बताया था कि अगर हमको मोनो हैलोजन डेरिवेटिव मैक्सिमम चाहिए तो उसी लिए क्या करना चाहिए। देखिए जो रिएक्शन है वो आगे आगे इसलिए बढ़ते रहता है क्योंकि हर बार वो क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा होता है। तो अगर मैं किस वजह से क्लोरीन को लिमिटेड कर दूं तो वो रिएक्शन आगे बढ़ने से रुक जाएगा, और अगर मैं मीथेन को एक्सेस में कर दूं तो कार्बन ग्रुप ज्यादा जनरेट होगा, इसका मतलब ये वाला ग्रुप ज्यादा जनरेट होगा, ठीक है। तो ऐसा इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूँ, रेमेडी टू ऑब्टेन मोनो हैलोजन डेरिवेटिव मैक्सिमम इज, है ना, क्लोरीन शुड बी लिमिटेड, है ना, एंड CH4 बोलिए शुड बी इन एक्सेस। तो इस अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ये जो है वो मैक्सिमम मिलेगा। आपको रिएक्शन में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है,
पर ये सब मैं आपको बार बार हमेशा लिखवाते रहूंगा ताकि आपके दिमाग में रहे बात, ठीक है, ताकि आप भूल ना जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये रिएक्शन भी आपको समझ में आया होगा। और अब मैं फोर्थ रिएक्शन की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है, ये रब कर देता हूँ। फोर्थ रिएक्शन में आपसे कहा गया था, देखिए क्वेश्चन को, कि कन्वर्ट, फिर आपको एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिया गया था, फिर से बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिया गया था, कि इस तरह से दिया था क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, कन्वर्ट दिस इनटू दिस, ऐसा दिया गया था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि ये जो आपको दिया गया है ये क्या है। ये एक्चुअली कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप पहचान सकते हैं कि ये जो है वो कौन सा कंपाउंड है। उम्मीद करता हूं इतना तो आपको आता ही होगा कि इसका कॉमन नेम जो बन रहा है वो होगा टर, क्योंकि टर्शियरी कार्बन है और 4 कार्बन टोटल जो है, इसलिए मैं कहूंगा ब्यूटाइल। तो ये जगह टर्ट ब्यूटाइल और OH ग्रुप दिख रहा है, इसलिए मैं कहूंगा अल्कोहल। तो ये जो कंपाउंड है कॉमन नेम है उसका नाम है टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। लेकिन अगर मैं इसी का IUPAC नेम लिखने चलता हूँ, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 कार्बन की मिल रही है, तो 3 कार्बन की मिल रही है, तो मैं कहूंगा प्रोप। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए मैं कहूंगा एन। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए ई रिमूव करूंगा और ऑल लिखूंगा। पर देखिए अगर लॉन्गेस्ट चेन इस तरह से सिलेक्ट की है मैंने, तो ऊपर से नंबरिंग करूं या नीचे से नंबरिंग करूं, फंक्शनल ग्रुप को 2 ही नंबर आ रहे हैं, तो मैं करूंगा प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। और इसी के अलावा एक मिथाइल ग्रुप जो है वो ब्रांच के बाहर, वो ब्रांच बन रहा होगा, लॉन्गेस्ट चेन के बाहर होगा, इसलिए मैं लिखूंगा 2 पर मिथाइल। ये सब तो आपको आता ही होगा, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये होगा 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, है ना, IUPAC ने लिखा है। अब इसको मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, इस स्ट्रक्चर में। तो इसका ड्रॉ करिए स्ट्रक्चर की, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। देखिए मेरा मार्कर थोड़ा सा लाइट चल रहा है, बिकॉज मेरा इंक खत्म हो गया और लॉकडाउन की वजह से मैं इंक भी नहीं खरीद पा रहा हूँ कहीं पे, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिए। मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना हो सकता है उतना डार्क लिखने का, ठीक है। शायद आपको कैमरा में थोड़ा सा और भी लाइट दिखाई दे, बट एडजस्ट करिए। तो देखिए ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, और इसको अगर मैं समझूं तो इसका जो कॉमन नेम बन रहा होगा वो क्या होगा, टर्शियरी कार्बन दिख रहा है इसलिए मैं कहूंगा टर्ट, 4 कार्बन दिख रहा है इसलिए मैं कहूंगा ब्यूटाइल, और क्लोरीन दिख रहा है इसलिए मैं कहूंगा क्लोराइड। ये उसका कॉमन नेम है। IUPAC नेम अगर मैं कहूं तो ये हो जाएगा, कहिए 2 पर क्लोरो, है ना, 2 पर मिथाइल भी है, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का इसलिए मैं कहूंगा प्रो, और सिंगल बॉन्ड के लिए मैं कहूंगा एन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो देखिए इसको अगर मैं इसमें कन्वर्ट करता हूं तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि मुझे OH ग्रुप को हटाना है और Cl ग्रुप को लाना है ना, यानी OH शुड बी रिप्लेस्ड बाय Cl। OH जो है वो नेगेटिव है, Cl जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव हटाना है, नेगेटिव लाना है। तो इसका जो मैकेनिज्म चल रहा होगा वो तो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो बातें मुझे पता चली जाएंगी, पर करे कैसे। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिखाया था, जिसमें मैंने आपको बोला था अल्कोहल्स को अल्काइल क्लोराइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्काइल ब्रोमाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्काइल आयोडाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको सिखाया था अल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड कन्वर्ट करने के 4 तरीके, ठीक है। अल्कोहल टू अल्काइल ब्रोमाइड और अल्कोहल टू अल्काइल आयोडाइड हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो अल्कोहल टू अल्काइल क्लोराइड के लिए 4 तरीके थे, चलिए याद करिए। उम्मीद करता हूं कि आपने लर्न किए होंगे और अभी इसी वक्त मेरे साथ में याद कर पा रहे होंगे। तो पहला जो तरीका था उसमें हमने यूज किया था PCl3, याद कीजिए PCl3। तो आपका जो प्रोडक्ट मिलता है वो तो अल्काइल क्लोराइड होता है, पर साइड प्रोडक्ट जो होता है वो होता है H3PO3। और मैंने आपको याद भी दिलवाया था कि जब भी आप PCl3 यूज करते हैं तो साइड प्रोडक्ट H3PO3 बनता है, और इसको बैलेंसिंग भी लगता है कि रिएक्टेंट 3 बार और प्रोडक्ट भी 3 बार, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये याद रहेगा। दूसरा जो हमने यूज किया था अल्कोहल के अंदर वो था PCl5, ठीक है। और PCl5 की वजह से आपका जो साइड प्रोडक्ट बन रहा होता है वो होता है POCl3 प्लस HCl। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड होता है, ठीक है। थर्ड रिएक्शन जो मैंने आपको बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो नेम रिएक्शन था, वो था डार्जन्स रिएक्शन। उम्मीद करता हूं कि आप सारी चीजें अभी बुक में देख रहे होंगे, आपने नोट्स बनाए होंगे। डार्जन्स रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं, 2 चीजें यूज करते हैं। एक जो है वो थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2, और एक जो है वो पाइरिडीन। इसमें काम कौन करता है, SOCl2 काम करता है, OH हटा करके Cl बनाता है, ठीक है। ये बेस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि इसके जो साइड प्रोडक्ट्स है, कौन साइड प्रोडक्ट्स है, SO2 और HCl, दोनों के दोनों गैशियस होते हैं और दोनों के दोनों लिबरेट हो जाते हैं, इसलिए जो आपका प्रोडक्ट है वो बहुत प्योर होता है, इसलिए ये नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो सर इसमें पाइरिडीन का क्या यूज था, आपका जो HCl होगा वो एसिडिक होता है, पाइरिडीन जो होता है वो बेस होता है, इसलिए एक्सेस ऑफ एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम पाइरिडीन का बेस इस रिएक्शन में यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा, ठीक है। लास्ट रिएक्शन जो है हमने पढ़ा था उसका नाम था ग्रूव्स प्रोसेस, और ग्रूव्स प्रोसेस लुकास रिएजेंट का यूज करता है अपने रिएक्शन में, और लुकास रिएजेंट 2 चीजों का मिक्सचर होता है, कॉन्क HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2।
इसमें काम कॉन्क HCl करता है और एनहाइड्रस ZnCl2 बना हुआ जो वाटर है उसका साइड प्रोडक्ट उसको ऑब्जॉर्व करता है। ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई थी, जो मैंने अभी आपको रिवाइज भी करवा दी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर OH हटा के Cl बनाना है। तो ये 4 मेथड है अपने पास में। इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है आपको कि कौन सा मेथड यूज करना है। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप 4 में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं, आपको रॉन्ग नहीं मिलेगा। पर मेरा पर्सनल फेवरेट क्या है, डार्जन्स रिएक्शन, क्योंकि उससे प्योर कंपाउंड मिलता है। तो चलिए डार्जन्स रिएक्शन मैं करूंगा यहाँ पर, आप चाहे तो कोई भी रिएक्शन और कर सकते हैं। ठीक है, तो डार्जन्स रिएक्शन में हम इसमें ऐड करेंगे SOCl2, जिसका नाम मुझे लिखना होगा, दैट इज थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, और एरो पे मैं लिख दूंगा पायरिडीन, जो हम सॉल्वेंट की तरह यूज करेंगे। ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा हीट। ठीक है, और जब भी ये दोनों लिखूंगा तो मुझे याद रखना है, अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना है। इसके लिए जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं लिख दूंगा कि ये जो है वो डार्जन्स रिएक्शन है। ऐसा अगर मैं लिखता हूँ रिएक्शन के ऊपर तो मुझे कोई रॉन्ग नहीं देगा टेक्निकली, बिकॉज वो करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए आगे देखें। इसमें क्या हो रहा है, OH हट के Cl आ रहा है, तो एक Cl बचा है, ये OH का एक H है, तो इसका जो साइड प्रोडक्ट है वो HCl बन रहा है, जो गैसियस स्टेट में होता है। ठीक है, और साथ ही SO और ये वाला O मिलके बनाता है SO2, जो मैं पहले भी आपको रिएक्शन में समझा चुका हूँ कि किस तरह से बनता है। ठीक है, दोनों ही प्रोडक्ट गैसियस है, इसलिए ये प्रोडक्ट प्योर बनेगा। पायरिडीन जो है वो HCl को न्यूट्रलाइज करेगा। यहाँ पर अपना रिएक्शन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 4th रिएक्शन भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 4 रिएक्शन थे, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूँ और उसको भी सॉल्व करने का हम टेक्निक देखते हैं कि कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपसे पहला क्वेश्चन ये कहा था कि एक्शन ऑफ HCl ऑन, ये इस तरह से मैंने आपको एक कंपाउंड दिया था कि इसके ऊपर एक्शन ऑफ HCl करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये जो कंपाउंड है इसका नाम आना चाहिए। पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कि इसके ऊपर एक्शन करना है, यानी इसका मतलब ये जो है वो रिएक्टेंट होगा। ठीक है, अब देखिए साइक्लिक कंपाउंड है और 6 कार्बन है, इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा साइक्लोहेक्स। करेक्ट है, डबल बॉन्ड है इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा इन। में कहीं से भी नंबरिंग हो तो इसी को लोएस्ट नंबर देना पड़ेगा, दैट इज 1। इसके लिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं सिंपली लिख दूंगा दिस इज साइक्लोहेक्सीन। आप साइक्लोहेक्स 1 इन भी लिखेंगे तो भी यही कंपाउंड होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर एक्शन कर दिया मैंने किसका, HCl का। तो मुझे पता है कि अल्कीन के अंदर अगर हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करते हैं तो नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां हाइड्रोजन आइटम कम है। बट ये जो कंपाउंड है वो एक्जैक्टली सिमेट्रिकल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो जो चौथा बॉन्ड है वो हाइड्रोजन ही होगा, और यहाँ पर भी कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो चौथा बॉन्ड है वो हाइड्रोजन ही होगा। तो क्लोरीन चाहे यहाँ जाए चाहे यहाँ जाए, मेजर माइनर का सवाल पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि कंपाउंड ही एक बन रहा होता है। ठीक है, मेजर माइनर का सवाल कब आता है, जब एक से ज्यादा कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही कंपाउंड बन रहा है। तो देखिए मैं मानता हूँ कि ये जो हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पर जाएगा और क्लोरीन जो है वो इस कार्बन पर जाएगा। आप उल्टा भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि डबल बॉन्ड विल बिकम सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर तो एक H पहले से था, एक H अब आ जाएगा, तो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। करेक्ट है, और हम बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला में हाइड्रोजन बताते ही नहीं है, इसलिए मैं अगर नहीं बताऊं तो भी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक H पहले से था और एक H अभी आया होगा। और इस वाले पे क्या हो जाएगा, एक H था पहले से जो हम नहीं बताएंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में, और यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन, जिसको हमको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में बताना पड़ता है। तो इस तरह से ये कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको कार्बन के फॉर्म में लिखूं, देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसा करके भी इसको समझ सकते हैं कि देखिए ये कुछ इस तरह से चल रहा है रिएक्शन। ठीक है, यही तो है वो आपका कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें आपने HCl ऐड कर दिया है, जिसमें से H इस कार्बन पर जा रहा है, Cl इस कार्बन पर जा रहा है, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, देखिए मैंने रिएक्शन को कंप्लीट किया है, यहाँ पर आ गया होगा Cl और यहाँ हो गया होगा सिंगल बॉन्ड। तो देखिए यही कंपाउंड मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ किया है। ठीक है, तो इसका जो नाम है वो क्या आएगा कि इसका नाम साइक्लोहेक्सेन है और क्लोरो है, तो यहीं पे 1 होगा, इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं लिखूंगा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये जो है इसका IUPAC नेम है, ये भी इसका IUPAC नेम है। हाँ, इसका मैं कॉमन नेम भी लिख सकता हूँ ऐसे कि ये हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। इस तरह से मैं इसका कॉमन नेम भी लिख सकता हूँ। पर ठीक है, फाइन है, अगर आपको दोनों नाम आते हैं तो बढ़िया है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिएक्शन जो है वो समझ में आ रहा होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, दैट इज रिएक्शन नंबर 2। तो रिएक्शन नंबर 2 था एक्शन ऑफ HBr प्लस पेरोक्साइड
ऑन, ये ऐसा कुछ मैंने ड्रॉ करके आपको दिया था, ठीक है। इसके ऊपर एक्शन ऑफ पेरोक्साइड हमको करना है, HBr और पेरोक्साइड का। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं पहले कि ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें चलिए हम ऐड करते हैं HBr और एरो पे मैं कोई भी पेरोक्साइड लिख सकता हूँ या फिर स्पेलिंग लिख सकता हूँ। मैं हमेशा के लिए H2O2 लिख दूंगा, हीट कर दूंगा। तो क्या होगा देखिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं HBr है, अल्कीन है और पेरोक्साइड है। ये जो कंडीशन है किसकी होती है कि HBr के साथ जब पेरोक्साइड होता है और आपके पास में अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता है। ये जो कंडीशन है एंटी मार्कोनिक रूल की है, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिक रूल जो है वो क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट यानी ब्रोमीन वहां पर जाना चाहिए जहां हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कार्बन है आपके पास में, इसके चारों बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3 और ये 4। इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन एटम 0 है और ये वाला जो कार्बन है इसके 3 ही बॉन्ड बने हैं, मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम होगा। तो देखिए ये कार्बन और ये कार्बन में कहा हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, इस कार्बन पर ज्यादा है। तो नेगेटिव पार्ट जो है वो इस कार्बन पर जाना चाहिए ताकि वो जो कंपाउंड आपका मेजर प्रोडक्ट बने। दिस इज अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक रूल बिकॉज पेरोक्साइड इज यूज्ड, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम समझ चुके हैं कि क्या होगा कि ये जो कंपाउंड है वो तो इसी तरह से रहेगा, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन जाएगा जो बॉन्ड लाइन में हम बताते नहीं है, और इस वाले कार्बन पर ब्रोमीन जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको समझा पा रहा हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से कि किस तरह से ये कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। तो ये जो हमने बनाया है ये वाला वो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। माइनर बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपका मन हो तो आप माइनर प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, पर उसके नीचे मेंशन कर देना कि वो माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो चलिए इसका नाम देखते हैं हम लोग क्या है कि यहाँ से नंबरिंग करो तो अल्कीन को भी बनाएगा और ये जो मिथाइल ग्रुप है इसको भी बनाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स-1-ene, ठीक है। और इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, फिर मुझे फंक्शनल ग्रुप को यानी यहाँ पर 1 देना चाहिए, यहाँ पर 2 देना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, अल्फाबेटिकली लिख रहा हूँ इसलिए बी पहले आएगा, ठीक है। 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। उम्मीद करता हूँ कि ये नाम आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है वो इस तरह से बन रहा है, करेक्ट। चलिए अब बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 3 की तरफ, दैट इज एक्शन ऑफ लुकास रिएजेंट। ऐसा मैंने क्वेश्चन दिया था ऑन दिस कंपाउंड। तो देखिए पहले ये कंपाउंड को देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब देखिए 2 कार्बन है और उसके ऊपर OH है, यानी ये कुछ इस तरह से दिख रहा होगा कि ये CH3CH2OH है। अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखने बैठूं तो ये हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, ठीक है। और अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं तो 2 कार्बन है तो मुझे कहना चाहिए ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है 2 कार्बन में, इसलिए मैं कहूंगा इथेनॉल, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे किसका एक्शन करना होगा, ठीक है, मुझे एक्शन करना होगा लुकास रिएजेंट का। तो मुझे पता होना चाहिए कि लुकास रिएजेंट में 2 चीजें होती है, एक होता है कॉन्क HCl और एक होता है एनहाइड्रस ZnCl2। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ कॉन्क HCl, ठीक है, और एरो पे लिख दूंगा मैं एनहाइड्रस ANH यानी एनहाइड्रस ZnCl2 और मैं इसको हीट कर दूंगा, ठीक है। जिस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि जो OH ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाता है Cl से, क्योंकि ये रिएक्ट कर रहा होता है। तो OH विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl, ये H और ये OH मिल करके वाटर बना रहा होगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है। याद करिए अल्कोहल टू अल्काइल क्लोराइड कन्वर्ट करने के 4 मेथड में से 4th मेथड था ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर बनेगा वाटर। वाटर जो है उसको ऑब्जर्व करने के लिए एनहाइड्रस ZnCl2 है ही, जो पाउडर फॉर्म होता है, पाउडर फॉर्म वाटर को ऑब्जर्व करके ट्रैप कर लेता है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा प्योरिटी लेवल उसका बढ़ जाता है, दैट इज ऑल। बट ये दोनों जब होंगे साथ में तभी हम उसको कहेंगे लुकास रिएजेंट। अभी यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है इसलिए मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है ये भी एक नेम रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं ग्रूव्स प्रोसेस, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं ग्रूव्स प्रोसेस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी मेथड समझ में आया होगा। हाँ, आप इसी रिएक्शन को बॉन्ड लाइन में भी कर सकते थे। कैसे, इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता था, है ना, ऐसे ही कि इसमें हम लोग ने HCl ऐड किया कॉन्क वाला, फिर इसमें हम लोग ने क्या ऐड किया एनहाइड्रस ZnCl2 ऐड किया, और इस तरह से ये कंपाउंड बन रहा है और ये H2O बन रहा है। देखिए ये जो रिएक्शन आप बॉन्ड लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बॉन्ड लाइन में लिखो तो भी आंसर तो वही रहने वाला है, इस तरह से लिखो तो भी आंसर तो वही रहने वाला है, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आपको जिसमें लिखना है, जो आपको इजी लगता है, जो आपको समझ में आता है वो आप करिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिएक्शन समझ में आया होगा। इसी के साथ मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 3 में कि एंटी मार्कोनिक रूल का दूसरा नाम क्या है,
तो एंटी मार्कोनिक ओवररूल का दूसरा नाम होता है, ध्यान से सुनिएगा, एंटी मार्कोनिक ओवररूल का दूसरा नाम होता है, 11th में मैंने आपको सिखाया था 11th स्टैंडर्ड में, पेरोक्साइड इफेक्ट। क्या कहते हैं उसे? पेरोक्साइड इफेक्ट। या फिर जो साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया है उसके नाम से इसे कहा जाता है कि दो साइंटिस्ट थे, एक था खराश और एक था मेयो, इसलिए मैं इसे कहता हूं खराश मेयो इफेक्ट। ठीक है, तो याद रखिए पेरोक्साइड इफेक्ट, सॉरी एंटी मार्कोनिक ओवररूल का दो और नाम है, पेरोक्साइड इफेक्ट एंड खराश मेयो इफेक्ट। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। और फोर्थ में मैंने आपसे कहा था कि आप दोनों भी मैकेनिज्म्स, ठीक है, कौन से दो मैकेनिज्म्स मैंने कराए हुए हैं, फ्री रेडिकल एडिशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, उसको 3-3 बार 4-4 बार लिख करके प्रैक्टिस करिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत ही अच्छी तरह से किया होगा। चलिए अब आज के लेक्चर में हम सीखते हैं कि हम लोग अल्कोहल्स को अल्काइल ब्रोमाइड में और अल्काइल आयोडाइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लेट अस सी दैट नाउ। तो चलिए एमओपी नंबर 3 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए फिर से एक बार हल्का सा रिवीजन देता हूँ। अल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड बनाना है, अल्कोहल को अल्काइल ब्रोमाइड बनाना है, अल्कोहल को अल्काइल आयोडाइड बनाना है। तो अल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए ये 4 मेथड्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी और उम्मीद करता हूँ कि आपने लर्न की होगी। ठीक है, अब देखिए अल्कोहल टू अल्काइल ब्रोमाइड और अल्कोहल टू अल्काइल आयोडाइड अभी मैं आपको सिखाऊंगा और बहुत ही ईजी है। ठीक है, पर उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो आपको हेल्प करेगा। देखिए ध्यान से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन अबाउट पीएक्स। ठीक है, पीएक्स यानी क्या? फॉस्फरस हैलाइड्स। ठीक है, तो मैं पूरा लिखता हूं, फॉस्फरस हैलाइड्स। ठीक है, पीएक्स यानी फॉस्फरस हैलाइड्स के बारे में मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूं। देखिए ध्यान देना कि अगर मैं आपसे बात करूं कि फॉस्फरस जो हैलाइड्स है ये दो टाइप के होते हैं, फॉस्फरस पेंटाहैलाइड्स एंड फॉस्फरस ट्राइहाइड्स। तो इनका जो है दो फॉर्मूला बन रहा होता है कि या तो ये PX3 होते हैं या तो ये PX5 होते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं फॉस्फरस पेंटाहैलाइड क्योंकि 5 हैलोजन होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं PCl5 के अंदर। और PX3 यानी से हम कहते हैं फॉस्फरस ट्राइहैलाइड्स, जिनको हम देख सकते हैं PCl3 के अंदर, इस तरह से। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूं और इनके बारे में नॉलेज दे रहा हूं। देखिए PCl3, PCl5, उसी तरह से PBr3, PBr5, ठीक है, उसी तरह से Pi3 और Pi5। इस तरह से हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के फॉस्फरस हैलाइड्स देख रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे बात करता हूं कि PCl3 जो है ना, ये स्टेबल है या नहीं और ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। देखिए PCl3 जो है वो स्टेबल भी है और एग्जिस्ट भी करता है, इसलिए हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं उसको। PCl5 जो है वो स्टेबल भी है और एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं उसको। ठीक है, पर यही केस ब्रोमीन और आयोडीन के साथ नहीं होता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है या बहुत ही अच्छे से पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसा नाम का एक चैप्टर है जिसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं अभी आपसे बात करूं तो यहाँ पर थोड़ा सा फंडा है डी ऑर्बिटल्स का। ठीक है, एक्सपांडेड ऑक्टेट फंडा है यहाँ पर। तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा नहीं पाऊंगा अगर आपको पी ब्लॉक का एलिमेंट का जो चैप्टर है वो नहीं आता है तो। ठीक है, वो मेरा पार्ट नहीं है। तो आई डोंट वांट टू मिक्स थिंग्स। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि यहाँ पर Cl के अंदर जो केस हो रहा है कि वो स्टेबल भी है, एग्जिस्ट भी कर रहा है, PCl5 भी स्टेबल भी है और एग्जिस्ट भी कर रहा है। सेम फंडा ब्रोमीन और आयोडीन के लिए नहीं होता है। इसका रीजन आप बहुत अच्छे से पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में सीखेंगे। अब देखिए PBr3 जो है ये स्टेबल नहीं है पर ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये स्टेबल नहीं है पर ये एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या? दुनिया में PBr5 अवेलेबल है, पर अगर आप उसको बना करके डब्बे में स्टोर करेंगे तो वो अपने आप को डिकम्पोज कर देगा और अपने आप को खराब कर देगा। ठीक है, अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज कर लेगा। मतलब क्या? जब भी मुझे PBr3 को यूज करना होगा तो मैं PBr3 को फ्रेशली प्रिपेयर करूंगा। ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर करूंगा और डायरेक्ट यूज करूंगा ताकि मैं उसका मैक्सिमम यूज कर सकूं। अगर मैंने उसको बना लिया और डब्बे में स्टोर करके रख दिया तो वो अपना एफिशिएंसी नहीं बताएगा, वो अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज कर लेगा, वो स्टेबल नहीं रहता है। ठीक है, तो दैट इज वाई जो स्टेबल नहीं है और जो एग्जिस्ट करता है इनको हम ऐसा बोलते हैं इन सिटू प्रिपरेशन। ठीक है, इन सिटू प्रिपरेशन ये क्या होता है मैं आपको सिखाऊंगा। पर जब भी ऐसा केस होता है कि कोई कंपाउंड स्टेबल नहीं है बट दुनिया में एग्जिस्ट करता है तो उसको यूज करने के लिए हम उसको फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। तो फ्रेशली प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस है, उसका जो टेक्निकल टर्म है उसे हम कहते हैं इन सिटू प्रिपरेशन। क्या कहते हैं उसे? इन सिटू प्रिपरेशन।
ठीक है, चलिए तो PbR5 की तरफ बढ़ते हैं। PbR5 जो है फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड, ये स्टेबल भी नहीं है और ये तो एग्जिस्ट भी नहीं करता है। अब जब कोई कंपाउंड है ही नहीं इस दुनिया के अंदर तो स्टेबल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर Pi3 के बारे में, Pi3 जो है वो स्टेबल नहीं है पर इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। मतलब Pi3 आप यूज तो कर सकते हैं पर उसको बना करके रख नहीं सकते, उसको फ्रेशली बनाना पड़ता है। तो फ्रेशली बनाने का जो टेक्निकल टर्म था उसे हम क्या कहते हैं कि इसको भी हम क्या करेंगे, इन सिटू प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप बात को समझ रहे होंगे, गहराई है इसके अंदर, धीरे धीरे समझिएगा। Pi5 जो है ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो स्टेबल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत याद रखना कि PbR5 जो होता है ऐसा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, Pi5 जो होता है ऐसा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ पर आप OH को हटाकर Cl लगा रहे थे PCl3 यूज करके, उसी तरह से आप PbR3 यूज करके यहाँ पर ब्रोमीन भी लगा सकते हैं क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आप Pi3 यूज करके आयोडीन भी लगा सकते हैं यहाँ पर क्योंकि Pi3 भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उम्मीद है आपको हल्की हल्की बातें समझ में आ रही होगी। पर यहाँ देखिए, अगर मैं दूसरे मेथड की तरफ देखता हूँ PCl5 की तरफ, पर PbR5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आप यहाँ पर जैसे PCl5 से Cl लगा रहे थे वैसे PbR5 से भी आप नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ये कंपाउंड होता ही नहीं है। सेम वे आप आयोडीन भी नहीं लगा पाएंगे Pi5 यूज करके क्योंकि ये कंपाउंड होता ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये इतनी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है पहले आप उसको नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से इसको एक बॉक्स में डाल के इंपॉर्टेंट नोट करके उस पर थप्पा लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे वो सिखाता हूँ कि हाउ टू कन्वर्ट अल्कोहल्स इनटू अल्काइल ब्रोमाइड्स। ठीक है, इसकी टेक्निक मैं आपको सिखाता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रब कर देता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने लिखा होगा अपने बुक में क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं MCQ में अगर आप ये सब चीजें चूक जाएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाते हैं। हाँ, तो ये जो है इससे मैं देता हूँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो ये नंबर 1 हमने कंप्लीट करा। नंबर 2 पे आते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, अल्कोहल इनटू अल्काइल ब्रोमाइड। चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं। यहां पर मैंने अल्कोहल मॉलिक्यूल लिया है ROH। ठीक है, तो इससे ब्रोमाइड बनाने का 3 मेथड है, 3 नहीं सॉरी हम 2 मेथड यूज कर रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल है। क्या आप PCl3 की तरह PbR3 यूज कर सकते हैं? हाँ। क्या आप PCl5 की तरह PbR5 यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्या आप SOCl2 की तरह SOBr2 यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि डाल्टन्स रिएक्शन सिर्फ इसी में चलता है और यही प्रोडक्ट बनता है। SOBr2 एग्जिस्ट करता है लेकिन इसके अंदर कुछ काम नहीं करेगा, इट इज नॉट दैट रिएक्टिव, ध्यान रखिए। और जैसे यहाँ पे कॉन्केट यूज किया, यहाँ पे आप HBr यूज करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो 2 ही टेक्निक पॉसिबल है, एक फर्स्ट वाली, एक लास्ट वाली। ये बाकी के 2 रिएक्शन सिर्फ क्लोरीन के लिए लिमिटेड है, ब्रोमीन में नहीं होते हैं। देखिए ROH के अंदर अगर मैं यूज करता हूँ PbR3 तो रिएक्शन तो बहुत आसान हो जाएगा कि OH है उसको हटा देना है और उसकी जगह पे Br लगा देना है, अपना काम हो गया। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप PCl3 यूज करते हैं तो साइड प्रोडक्ट H3PO3 बनता है, तो उसी तरह यहाँ पे भी अगर आप PbR3 यूज करते हैं तो इसमें भी जो साइड प्रोडक्ट है वो H3PO3 ही बनेगा। उम्मीद है आपको ये याद रहेगा, इजी है। ठीक है, जिस तरह से आप इसके अंदर बैलेंसिंग करते थे कि रिएक्टेंट भी 3 बार, प्रोडक्ट भी 3 बार, उस तरह से यहाँ पर भी आपको बैलेंसिंग करना पड़ेगा कि ये 3 बार और ये वाला भी 3 बार बनेगा। ठीक है, हम इस पे एग्जांपल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। अब नेक्स्ट जो मेथड है, अच्छा नेक्स्ट मेथड से पहले ये बताता हूँ मैं आपको कि जो PbR3 है, देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि PbR3 जो है वो अनस्टेबल है। ठीक है, अनस्टेबल है तो इसको हम लोग को इन सिटू प्रिपरेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए इसको फ्रेशली कैसे बनाते हैं। तो फ्रेशली बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रेड फॉस्फोरस लेंगे, रेड फॉस्फोरस और उसमें हम ब्रोमीन ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा और फिर PbR3 को बनाएगा। ये इसका भी अलग बैलेंसिंग रिएक्शन है पर वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों को मिक्स करके ये PbR3 बनाना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैं आपको टर्म समझाने जा रहा हूँ, इन सिटू प्रिपरेशन। देखिए मैंने क्या करा, एक बीकर लिया। ठीक है, उस बीकर के अंदर मैंने क्या ऐड किया, अल्कोहल ऐड किया ROH, और मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जितना भी अल्कोहल ऐड मैंने किया हुआ है वो सारा का सारा अल्काइल ब्रोमाइड बन जाए। तो उसलिए आपको उसके अंदर क्या ऐड करना होता है, PbR3 ऐड करना होता है।
यहाँ तक की बात सही है, पर आपको पता है कि PBr3 जो है वो मैं डब्बे में स्टोर करके रख नहीं सकता, ठीक है, वो रेडीमेड नहीं होता है, उसको हम लोग को फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है। तो इन सिटू प्रिपरेशन यानी क्या, देखिए इसके अंदर मैं क्या ऐड करूंगा, इसके अंदर मैं ऐड करूंगा रेड फॉस्फोरस। क्या ऐड करूंगा मैं इसके अंदर, रेड फॉस्फोरस ऐड करूंगा। देखिए रेड फॉस्फोरस क्या होता है, आपको पता है, आपने माचिस की तीली देखी है कभी, ठीक है, उस माचिस की तीली के ऊपर जो होता है जिसकी वजह से आग लगती है, जो डॉट होता है, ठीक है, पर सर हमने तो ब्लैक कलर का देखा है। अरे भाई वो ब्लैक कलर हो या रेड कलर हो, टेक्निकल केमिकल नेम वो जो कंपाउंड है उसका रेड फॉस्फोरस ही है। वो ब्लैक कलर वाले ने उस पर ब्लैक कलर किया है, रेड कलर वाले ने उस पर रेड कलर किया है, ठीक है। तो वो जो फॉस्फोरस है माचिस की तीली के आगे होता है, उम्मीद करता हूँ कि आपने देखा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, वो जो रेड फॉस्फोरस है उसको उठा करके इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया कि मैंने ब्रोमीन जो है, ठीक है, ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, वो भी उठा करके इस रिएक्शन में डाल दिया। तो देखिए क्या मैंने इस रिएक्शन के अंदर PBr3 ऐड किया है, नहीं, मैंने PBr3 किससे बनता है वो दोनों चीजें ऐड करी है, पैरेंट ऐड किया है उसका, कि रेड फॉस्फोरस ऐड कर दिया, ब्रोमीन ऐड कर दिया। अब देखिए ये दोनों भी रिएक्शन में जाएगा, आपस में PBr3 को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और जैसे ही PBr3 प्रोड्यूस हो जाएगा इस बीकर के अंदर, उसके पास में अल्कोहल मॉलिक्यूल पड़ा होगा रिएक्ट करने के लिए, उसके बाजू में ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब PBr3 अपने आप को डिकम्पोज करके खराब कर दे, उसी के पहले उसको अल्कोहल मॉलिक्यूल मिल जाएगा रिएक्ट करने के लिए, तो रिएक्शन जो है वो आगे चले जाएगा और आपको RBr मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया है। अगर मैं इस तरह से नहीं कर रहा हूं और डायरेक्ट PBr3 यूज कर रहा हूं तो PBr3 जो है वो डिकम्पोज हो चुका होगा ऑलरेडी और वो काम नहीं करेगा और इस रिएक्शन का जो एफिशिएंसी है बहुत कम हो जाएगा। तो रिएक्शन को हाईली एफिशिएंट, है ना, हाईली यील्डिंग यानी ज्यादा से ज्यादा यील्ड मिलना चाहिए, इसलिए मैं इन सिटू प्रिपरेशन करता हूँ। इन सिटू का मतलब रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन डाल दूंगा बीकर के अंदर, वो आपस में रिएक्ट करके PBr3 बनाएगा और PBr3 बिगड़ने के पहले ही उसके आसपास में अल्कोहल मॉलिक्यूल होगा जिससे वो रिएक्ट कर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सिटू इसका मतलब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मेथड की तरफ मैं आपको बढ़ाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मेथड की तरफ मैं आपको बताता हूँ कि कैसे प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट मेथड से RBr, ठीक है। तो अब इसमें हम यूज कर रहे होंगे HBr सेकेंड मेथड के अंदर। तो HBr जैसे मैं यूज करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर H और OH निकल जाएगा, OH की जगह Br आ जाएगा, तो ये R और Br बन जाएगा और यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल रहा होगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा ना। देखिए ना, ये H और ये OH इस तरह से निकल करके वाटर बन रहा है। पर सवाल ये है कि सर क्या HBr इसके अंदर रिएक्ट करेगा, तो मैं आपसे कहूंगा कि जी हाँ, HBr इसके अंदर रिएक्ट करेगा। अगर देखिए मैं बात करता हूं आपसे HCl, HBr और HI की, तो बताइए आप कि कौन सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा कि HI सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा। ये बात मैं आपको 11th स्टैंडर्ड से सिखा रहा हूँ। देखो बचपन में आपको सिखाया था कि HCl जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, इसलिए वो फास्ट रिएक्ट करेगा, ऐसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। पर ऐसी बात नहीं है, ये गलत चीज है। आपको HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है ये गलत बताया गया है, ऐसा नहीं होता है। HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि उसका जो बॉन्ड है वो बहुत बड़ा है और वो बहुत जल्दी ब्रेक होता है और अपने अंदर से H+ आयंस को लिबरेट करता है। तो यहाँ पर तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HI है, फिर HBr है और फिर HCl है, याद रखिएगा। तो रिएक्टिविटी भी HI का सबसे ज्यादा होगा, फिर HBr का और फिर HCl का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब आपने HCl यूज किया था, ठीक है, तो आपने कॉन्सेंट्रेटेड यूज किया था, पर यहाँ पर जब मैं HBr यूज करूंगा उसको मैं कॉन्सेंट्रेटेड नहीं भी लूंगा तो चलेगा, बट फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। याद करिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड यानी मुझे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, उसको इन सिटू प्रिपरेशन करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें बैठ रही है दिमाग में, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि HBr को इन सिटू कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, होल्ड करिए, HBr को मैं आपको बताता हूँ इन सिटू प्रिपरेशन कैसा किया जाता है, ठीक है। तो देखना, ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको ये एरो के नीचे लिखना होता है। आप यूज करिएगा NaBr, क्या यूज करना, NaBr, और इसमें आप ऐड कर देना H2SO4, ठीक है। जब NaBr और H2SO4 आपस में रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन के निकल जाएगा और HBr बन करके रिएक्शन में पड़ा होगा। तो वो HBr जो है वो स्ट्रॉन्ग भी होगा और बहुत ज्यादा फ्रेशली प्रिपेयर्ड यानी बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होगा और इस रिएक्शन में काम कर जाएगा कि OH को रिप्लेस करके ब्रोमीन को लगा देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो रिएक्शन है दोनों भी समझ में आए हैं कि ROH को RBr में कन्वर्ट करना है तो आप रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन which will give PBr3 ऐसा यूज कर सकते हैं, या तो फिर NaBr प्लस H2SO4 which will give HBr, ये वाला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिएक्शन जो है वो समझ में आया है, ठीक है। सेम तरीके से इसी के साथ
मैं आपको आयोडीन का भी सिखा दूंगा प्रिपरेशन, और हम दोनों के एग्जाम्पल साथ मिलकर के कर रहे होंगे। तो देखिए मेरी बात कि हम लोग आयोडीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी अब हम तीसरा वाला देख रहे हैं। ठीक है, देखिए अल्कोहल इनटू एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, सेम तरीके से चलेगा रिएक्शन, क्योंकि उसमें भी PI5 तो एग्जिस्ट करता नहीं है। पर यहाँ पर जो है मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा। देखिए नंबर 1, जैसे मैं PBr3 यूज कर रहा हूं वैसे ही मैं यूज करूंगा PI3। ठीक है, मुझे बताइए जो PI3 है वो कैसा है। तो ध्यान रखना, आपको ये सब नहीं लिखना एग्जाम में, पर आपको पता होना चाहिए कि PI3 जो है वो अनस्टेबल है। क्या आप एग्जाम में ऐसा लिख के आएंगे PI3 अनस्टेबल है? नहीं, आपको लिख के नहीं आ रहा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसलिए मुझे इसको इन सिटू प्रिपरेशन करना पड़ता है। चलिए, तो मुझे बता सकते हैं कि इन सिटू प्रिपरेशन कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए रेड फास्फोरस और ब्रोमीन यूज किया था, तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे बताइए। एक स्मार्ट स्टूडेंट होगा तो फट से बता देगा कि यहाँ पर रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन यूज करेंगे तो PI3 बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए PI3 जो है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा कि OH हट जाएगा, उसकी जगह I आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास में RI बन रहा होगा। प्लस अगर यहाँ पर आपने देखिए पहले आपने PCl3 यूज किया था तो साइड प्रोडक्ट H3PO3 था, PBr3 यूज किया तो भी साइड प्रोडक्ट H3PO3 है, तो आप PI3 यूज करेंगे तो भी प्रोडक्ट H3PO3 ही रहेगा साइड प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूं, सेम इसी तरह से चलते हैं, ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पर यूज करता हूं HI, क्या यूज करता हूं HI। ठीक है, तो जो HI है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो तो खुद ब खुद ही रिएक्ट कर जाएगा, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर समझो किसी वजह से अगर आपको पूछा कि चलो HI को इन सिटू करके बताइए, HI को फ्रेशली प्रिपेयर करके बताइए, तो कैसे करेंगे। ध्यान से देखना, आपको ऐड करना होता है NaI। जैसे यहाँ पे NaBr था, यहाँ पे NaI है। ठीक है, पर यहाँ पर जैसे H2SO4 है, क्या मुझे यहाँ पर भी H2SO4 यूज करना चाहिए। देखिए करेंगे तो सही चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया गया है कि यहाँ पर आपको यूज करना है H3PO3। यहाँ पर जो एसिड ऑब्टेन हुआ है वही एसिड यूज करना है, ऐसा आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप H2SO4 यूज करेंगे तो भी आपको रॉन्ग नहीं मिलेगा, बट शायद एग्जामिनर पेपर चेक करने के टाइम पे आपको हाफ मार्क कट कर दे, क्योंकि उसने टेक्स्ट बुक में H3PO3 लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। NaI और H3PO3 रिएक्ट करता है तो HI बनता है, NaBr और H2SO4 रिएक्ट करता है तो HBr बन रहा है इन सिटू में। ठीक है, तो चलिए बहुत आसान है, रिएक्शन तो बहुत आसान है। लेकिन देखिए ये जो बना हुआ HI है, इसका H और इसका OH ये निकल जाएगा। ठीक है, इसका H और इसका OH निकल करके वाटर बन जाएगा इस तरह से, और ये जो R है इस पर आयोडीन आ रहा होगा तो ये बन जाएगा RI। करेक्ट है, पर मैंने आपसे क्या कहा था कि HI जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप HI डाल के इसको हीट कर देंगे, यानी पड़ा हुआ HI है लैबोरेटरी में वो डाल के आप हीट कर देंगे तो भी रिएक्शन चले जाएगा, फ्रेशली प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है HI को। ठीक है, हाँ पर HBr को फ्रेशली प्रिपेयर करना चाहिए, ध्यान रखना। तो HI को डायरेक्टली यूज कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, RI बन जाएगा। ठीक है, और इसका जो साइड प्रोडक्ट है वो भी क्या रहेगा, वाटर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों भी मेथड समझ में आए हैं कि अल्कोहल टू अल्काइल क्लोराइड, अल्कोहल टू अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्कोहल टू अल्काइल आयोडाइड कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए अल्कोहल टू अल्काइल क्लोराइड में 4 मेथड बताई थी और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसमें से 2 नेम रिएक्शंस थी। ठीक है, अल्कोहल टू अल्काइल ब्रोमाइड में मैंने आपको 2 मेथड बताई है, दोनों भी मेथड इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों भी मेथड इन सिटू प्रिपरेशन से चल रही होती है। ठीक है, चलिए तीसरा जो रिएक्शन मैंने बताया है आपको वो है अल्कोहल टू अल्काइल आयोडाइड। इसके अंदर मैंने 3 रिएक्शन बताई है, जिसमें से 2 रिएक्शन इन सिटू से चल रही है, एक रिएक्शन नॉर्मली चल रही है। ठीक है, तो पहले आप मस्त अच्छे से नोटबुक में लिखिए, सब कुछ सारी चीजों को लर्न कर लीजिए। ठीक है, और फिर इसके जो एग्जांपल्स हैं मैं अभी आपको देने वाला हूँ उसको हम प्रैक्टिस करते हैं, तो ये जो फंडा आपके दिमाग में बहुत ही अच्छी तरह से बैठ जाएगा। ठीक है, तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स ओवर दिस। चलिए ये देखिए, एक्शन ऑफ PBr3 ऑन मिथेनॉल, फटाक से सॉल्व करते हैं इसको। कि मिथेनॉल कुछ इस तरह से दिखता है, CH3 और OH। ठीक है, ये जो कंपाउंड है वो है मिथेनॉल। ठीक है, तो इसका अगर मैं कॉमन नेम लिखूं तो ये हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, और आईयूपीएसी नेम तो ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज मिथेनॉल। ठीक है, इसको एक्शन ऑफ PBr3 करना है, तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि हम जो PBr3 ऐड कर रहे हैं वो तो अनस्टेबल है, इसलिए हमको इसको इन सिटू में बनाना पड़ेगा। तो क्या लिखना चाहिए इसके नीचे, रेड P प्लस Br2। ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, फिर भी आपका दिमाग चलना चाहिए कि PBr3 के लिए ये दोनों लिखना पड़ता है, और इसको ऑब्वियसली हीट कर रहे होंगे। ठीक है, शायद मैंने MOP के टाइम पे हीट नहीं बताया था, बट हीट करना है सभी रिएक्शंस में। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो जाएगा कि OH है उसको वो हट जाएगा, उसके लिए Br आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा Br।
और इसका जो साइड प्रोडक्ट होता है वो होता है H3PO3। ठीक है, और इस रिएक्शन को मुझे बैलेंस भी करना होता है। अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो कभी कभी चल जाता है, लेकिन अगर आपको 90 के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तो जो चीफ मॉडरेटर होता है वो क्या करता है, मार्क्स काटने के लिए ये सब मिस्टेक ढूंढता है कि इसने बैलेंस नहीं किया, ऐसा करके आपका रिएक्शन का हाफ मार्क काट देंगे। ठीक है, तो हम ऐसी गुंजाइश करेंगे ही नहीं कि हमारा मार्क्स कटे। तो इसको बैलेंस कर दीजिएगा। देखो यहाँ 3 प्रोटीन दिख रहा है, यहाँ एक ही दिख रहा है, तो यहाँ 3 लिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ से कार्बन चेन 3 हो गई, तो यहाँ पे भी मुझे 3 लिखना चाहिए, बाकी सब बैलेंस हो जाएगा। इसका नाम लिख लीजिएगा। फिर क्या बन रहा है हमारे पास में, इसका नाम है मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, और IUPACN में हो जाएगा ब्रोमोमीथेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, एक्शन ऑफ NaBr प्लस H2SO4 ऑन इथेनॉल। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इथेनॉल क्या है, 2 कार्बन वाला अल्कोहल यानी CH3CH2OH। इसको मैं कॉमन नेम में इथाइल अल्कोहल ऐसा भी कह सकता हूँ, और IUPAC नेम इथेनॉल है, वो तो मैंने दिया ही है। ठीक है, तो इसके ऊपर किसका एक्शन किया है, NaBr प्लस H2SO4। तो आपको तो पता ही होना चाहिए कि NaBr प्लस H2SO4 जो है वो एक इंसिटू एजेंट है, और इनकी मदद से यहाँ पर HBr जनरेट होता है, जो इसमें रिएक्ट करके OH को हटा करके Br बना देगा। तो यहाँ पर CH3CH2 बन जाएगा Br, और साइड प्रोडक्ट होगा वाटर। इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। इसका तो नाम आपको आना चाहिए कि ये हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमोइथेन। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, कन्वर्ट सेक प्रोपाइल अल्कोहल इनटू सेक प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो देखिए सेक प्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है कि 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा, सेक यानी सेकेंडरी कार्बन पर अल्कोहल यानी OH ऐसा दिखाई दे रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेक प्रोपाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर समझ में आया है। ठीक है, तो इसका अगर मैं कॉमन नेम यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ, मैं IUPAC नेम लिखता हूँ। इसका की हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। देखिए मुझे दोनों भी नाम लिखने की आदत है, पर यहाँ पर मेरे पास थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लिख लीजिएगा बुक में दोनों भी नाम। अभी यहाँ पर क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है सेक प्रोपाइल ब्रोमाइड के अंदर। तो बस OH की जगह Br होगा, ऐसा कंपाउंड बन रहा होगा। देखिए यहाँ पर आ जाएगा Br, यहाँ आ जाएगा CH3। ठीक है, तो इसका नाम है सेक प्रोपाइल ब्रोमाइड, जो कॉमन ने दिया हुआ है। IUPAC ने मैं लिखता हूँ दैट इज 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे कि OH हटा के Br लाना है। तो इसके लिए हमने 2 मेथड देखे थे, या तो आप PBr3 यूज कर सकते हैं या तो आप HBr यूज कर सकते हैं। दोनों भी रिएक्शन इन सिटू है। यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, आपकी मर्जी, आपको जो रिएक्शन यूज करना है कर लीजिए। ठीक है, तो समझो अगर मैंने PBr3 यूज किया तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा कि PBr3 हो रहा है यूज, हीट करेंगे। और PBr3 कैसे जनरेट होता है, रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन के थ्रू, ये भी मेंशन करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रिएक्शन समझ में आएगा। लेकिन इसका जो साइड प्रोडक्ट है वो होगा H3PO3, और ऐसा करने पर मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, जिसमें रिएक्टेंट 3 बार होता है और प्रोडक्ट भी 3 बार होता है, तो रिएक्शन अपने आप बैलेंस होता है। देखिए आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, मीनवाइल वी विल मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन नंबर 4। यहाँ पर कहीं पर लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है, पर मैं आपको बताता हूँ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और ये OH। ठीक है, यानी ये N प्रोपाइल अल्कोहल मैंने बॉन्ड लाइन में ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, और इससे बनाना है N प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो देखिए आप देख सकते हैं कि OH को हटा करके Br लाना है। तो इसके लिए 2 मेथड देखे थे, PBr3 से भी कर सकते हैं, HBr से भी कर सकते हैं, दोनों के दोनों इन सिटू मेथड है। यहाँ पर भी ऐसा ही केस था, यहाँ पर मैंने PBr3 यूज करके बनाया था, तो इस बार मैं HBr यूज करके बनाता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये जो आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो इसको मैं बॉन्ड लाइन में ही सॉल्व करके बताता हूँ कि बॉन्ड लाइन में भी सॉल्व करना पॉसिबल होता है। यहाँ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा N प्रोपाइल अल्कोहल, या फिर IUPAC में बोलूं तो हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, चलिए, है ना, इसके अंदर मैंने यूज कर लिया HBr। ठीक है, और ये जो HBr है ये कहाँ से जनरेट हो रहा है, इन सिटू से, यानी NaBr प्लस H2SO4 से जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो OH हट करके क्या बन जाएगा Br, तो 1 2 3 है ना, और यहाँ पर आ जाएगा Br इस तरह से। इसका जो साइड प्रोडक्ट होता है वो होता है H2O। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि रिएक्शन समझ में आया। इसका नाम हो जाएगा N प्रोपाइल ब्रोमाइड। यहाँ थोड़ी सी खिचड़ी हो गई है बट आप समझ सकते हैं। ठीक है, और IUPAC में हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, मैंने आपको दिया है एक्शन ऑफ EI3 ऑन N-ब्यूटाइल अल्कोहल। तो देखिए N-ब्यूटाइल अल्कोहल कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अगर मैं बॉन्ड लाइन में करूँ तो भी चलेगा, मैं चलिए बॉन्ड लाइन में नहीं कर रहा हूँ, इस तरह से कर रहा हूँ। फिर देखिए ये हो जाएगा N-ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, वो नाम दिया हुआ है इसलिए मैं IUPAC नेम लिख रहा हूँ, पर आपको दोनों भी लिखना चाहिए आपके नोटबुक में। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल।
ठीक है। इसमें मैंने किसका एक्शन कर दिया, Pi3 का। तो आपका भेजा चलना चाहिए कि Pi3 जो होता है वो तो अनस्टेबल है, इसलिए इन सिटू रिएक्शन में जा रहा होगा, इसलिए मैं यूज करूंगा रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन। ठीक है, तो इसको मैं हीट कर दूंगा तो OH हट जाएगा, उसकी जगह आयोडीन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पर आ जाएगा आयोडीन और इसका साइड प्रोडक्ट होता है H3PO3। आप तो जानते ही है कि इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो बैलेंसिंग में अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 आयोडीन दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर 3 लिखना चाहिए। कार्बन से 3 हो गया, इसलिए यहाँ पर भी होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर भी 3 लिखना चाहिए। तो इसलिए मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ कि रिएक्टेंट भी 3 बार, प्रोडक्ट भी 3 बार, है ना। तो आपको ये क्या है, आगे चलते चलते ये चीज नॉर्मलाइज हो जाएगी, आपको दिमाग में फिट ही हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, ये चैप्टर बहुत वास्ट है, इसको कवर करना है मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि आगे के चैप्टर्स भी ऐसे ही होंगे। तो थोड़ा सा मेरा स्पीच फास्ट आएगा, अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे पर्सनल में बोलेंगे, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर से ट्राई करूंगा थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए। ठीक है, एक्शन ऑफ HI ऑन ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, तो ब्यूटेन 2 ऑल के ऊपर HI अगर डालेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पर जो HI दिया है, हमको पता है HI हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, पर मैंने क्वेश्चन में जानबूझ के दिया है कि इन सिटू वाला HI यूज करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना चाहिए ब्यूटेन 2 ऑल का स्ट्रक्चर। चलो इसको मैं बॉन्ड लाइन में सॉल्व करता हूँ कि 1 2 3 4 कार्बन हो गए, तो यहाँ से फर्स्ट अगर गिनूं तो ये सेकंड पे क्या आएगा, OH। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा कि ये जो कंपाउंड है वो ब्यूटेन 2 ऑल है। अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूं तो वो हो जाएगा सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, और IUPAC नेम तो आपको पता ही है कि हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, चलिए अभी मैंने इसके ऊपर HI का एक्शन करना है। ठीक है, HI देखिए मैं या तो एरो पे भी लिख सकता हूँ, या तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से प्लस करके भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे इससे कोई इशू नहीं है। देखो इसको मैंने कैसे लिखा है, HBr, एरो पे मैंने लिखा है कि HBr जो है वो कहाँ से आ रहा है, NABR प्लस H2। इसके जगह मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था। ठीक है ना, तो इससे कुछ रॉन्ग नहीं मिलता, ये सब सही चल रहा है, हम लोग बराबर लिख रहे हैं। तो देखिए HI लिखा है, ये कहाँ से आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था ये आता है NaI प्लस H3PO3 से। ठीक है, यहाँ पर H2SO4 नहीं होता है, यहाँ H3PO3 होता है। ठीक है, तो OH हट जाएगा, उसकी जगह I आ जाएगा, तो कंपाउंड कुछ इस तरह से बन रहा होगा। ठीक है, प्लस इसका जो साइड प्रोडक्ट होगा वो होगा वाटर। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बन रहा है यहाँ पर, इसका नाम हो जाएगा 2 आयोडो ब्यूटेन, IUPAC नेम में, है ना। और अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूं तो ये हो जाएगा सेक ब्यूटाइल आयोडाइड। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारे एग्जांपल्स जो है वो समझ में आए होंगे इसके बेसिस पे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, आपको होमवर्क में बहुत सारे एग्जांपल्स देता हूं, जिसके अंदर मैं अब तक के सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन के क्वेश्चंस डालूंगा। ठीक है, कौन सा फर्स्ट मेथड था, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। सेकेंड मेथड था एडिशन ऑफ HX ऑन अल्कीन। ठीक है, थर्ड मेथड था अल्कोहल टू अल्काइल क्लोराइड, उसमें ब्रोमाइड और आयोडाइड तीनों भी। तो हम लोग ने यहाँ तक अब कंप्लीट किया है। अब कितने मेथड्स बाकी है, सिर्फ 2 मेथड्स बाकी है। ठीक है, दोनों भी हेलोजन एक्सचेंज मेथड है। इसका नाम, एक का नाम फिंकलस्टीन रिएक्शन है, एक का नाम श्वार्ट्ज रिएक्शन है। मैंने बहुत पहले जब आपको मैप बताया था MOP स्टार्ट करने के पहले, तब मैंने आपको बताया था कि इतने 5 रिएक्शंस पढ़ने हैं। तो अब 2 रिएक्शन बाकी है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, तब तक इसके ऊपर प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग हो जानी चाहिए आपकी, इसलिए मैं अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा सॉल्व करने के लिए, मिक्स्ड एग्जांपल दूंगा, ताकि आपका जो ब्रेन है वो थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाए और आपको मजा आए सॉल्व करने में। ठीक है, तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स नाउ। देखिए होमवर्क में मैंने आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कन्वर्ट, ऐसे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में एक्शन ऑफ, ऐसे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 राइट द ड्रॉबैक ऑफ हेलोजिनेशन। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाई एंटी-मार्कोनिक रूल इज फॉलोड व्हेन पेरोक्साइड इज यूज्ड विद HBr, एंड नंबर 5 इज राइट एंटी-मार्कोनिक रूल एंड मार्कोनिक रूल विद 1 एग्जांपल ईच। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये बहुत ही अच्छे से कर पा रहे होंगे। इसके जो आंसर्स हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर डिस्कस करूंगा, ये वाले डिस्कस करूंगा मैं सारे। ठीक है, ये तो सारे वर्बल क्वेश्चंस है, तो इसको आप लिख के ही प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर है। ये मैं लिख करके नहीं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, मैं ये जो 10 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसका आंसर जरूर आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से स्टडी करेंगे आज के इस लेक्चर को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।